नमस्कार। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। नक्सलवाद के विरुद्ध केंद्र सरकार ने व्यापक रणनीति अपनाई और इस व्यापक रणनीति का अहम हिस्सा था निर्णायक कार्रवाई। गत एक दशक में नक्सल हिंसा में गुणात्मक कमी आई और नक्सल प्रभावित क्षेत्र सिमट कर न्यून हो चुके हैं। नक्सल समस्या के निदान के लिए सरकार ने विकास से लेकर पुनर्वास तक और गोली से लेकर गुलाब तक की नीति अपनाई। 2014 से 2024 के बीच अगर बात करें तो नक्सली हिंसा में 53% से ज़्यादा की कमी आई है। अक्टूबर 2025 तक के अगर आंकड़ों की बात करें तो 1225 नक्सलियों ने सरेंडर किया, 270 से ज़्यादा नक्सली मारे गए और अभी भी लगातार नक्सलियों के आत्मसमर्पण का सिलसिला लगातार जारी है। नक्सली मुठभेड़ में मरने वाले सुरक्षाकर्मियों की संख्या में 73% से ज़्यादा की कमी आई है और वहीं नक्सली हिंसा में मरने वाले आम नागरिकों की मौतों में 70% से ज़्यादा की कमी हुई है। कैसे नक्सलवाद, लाल आतंकवाद देश में अंतिम सांसें गिन रहा है, अगले आधे घंटे में इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे विशेषज्ञों की राय कि कैसे नक्सलवाद के खात्मे की नीति निर्णायक युद्ध में पहुंच चुकी है, निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। हम जानेंगे विशेषज्ञों की राय, लेकिन आपको दिखाते हैं नक्सलवाद के खिलाफ पिछले 1-2 दिनों में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं को। और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जोन के कान्हा भोरमदेव डिवीजन के 10 सशस्त्र नक्सलियों ने कल देर रात पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पिछले 10 वर्ष से सक्रिय ये डिवीजन बालाघाट, मंडला, छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले और कान्हा नेशनल पार्क के जंगलों में नक्सली गतिविधियों में लगातार सक्रिय था। हाक फोर्स और इंटेलिजेंस विंग के अथक प्रयासों के बाद इन नक्सलियों ने बालाघाट के आईजी संजय सिंह के सामने आत्मसमर्पण किया। इन पर कुल मिलाकर करीब 3 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम घोषित किया गया था। सरेंडर के साथ ही मध्य प्रदेश में एमएमसी जोन का केबी डिवीजन पूरी तरह समाप्त हो गया है। और वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के अति नक्सल प्रभावित बीजापुर अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों को कल एक और बड़ी उपलब्धि मिली। दंतेवाड़ा पुलिस और सीआरपीएफ की 165वीं बटालियन ने ग्राम पल्लेवाया में नया फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित किया। ये वही इलाका है जिसे लंबे समय तक माओवादियों के कोर जोन के रूप में जाना जाता रहा। नियत नेल्लानार योजना के तहत यह कैंप ग्रामीणों को शासन की योजनाओं और विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। अब तक सड़क, बिजली, मोबाइल नेटवर्क और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं से वंचित रहे बीजापुर और नारायणपुर के अंदरूनी गांव अब सीधे संपर्क में आ गए हैं। कैंप स्थापना के दौरान सुरक्षा बलों ने कई नक्सली स्मारक भी ध्वस्त किए। कठिन भूभाग, प्रतिकूल मौसम और लगातार आईडी और एम्बुश के खतरे के बीच भी जवानों ने अप्रतिम साहस दिखाया। इसी के साथ 2 दिसंबर को कर्रेगुट्टा हिल्स पर ताड़पाड़ा घाटी में दूसरा रणनीतिक सुरक्षा कैंप भी स्थापित किया गया और इससे इस क्षेत्र में जारी माओवादी गतिविधियों और अभियानों को विराम लगा दिया गया है। ये सुरक्षा कैंप सुंदरराज पी, पुलिस अधीक्षक महानिरीक्षक और साथ ही साथ सीआरपीएफ और अन्य के समन्वित बलों के निर्देशन और पर्यवेक्षण में स्थापित किया गया। अब इसे जंगल वारफेयर और उन्नत प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। बीजापुर जिले में 2024 से अब तक 23 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। पल्लेवाया और ताड़पाड़ा के नए कैंप अबूझमाड़ क्षेत्र में शांति, विश्वास और विकास के नए युग की शुरुआत करेंगे। और नक्सलवाद के विरुद्ध ये जो निर्णायक युद्ध है, इसमें बेहद कारगर रहा गुलाब और गोली की नीति। गुलाब और गोली की क्या है नीति? गुलाब और गोली की नीति माओवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई को अंजाम देती है। गुलाब और गोली की नीति भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार की समन्वित रणनीति है। आत्मसमर्पण करने पर गुलाब से स्वागत और हमला करने पर गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। यानी कि एकदम स्पष्ट है, जो बंदूक उठाएगा उसे गोली मिलेगी और जो बंदूक छोड़ेगा उसे गुलाब मिलेगा। यानी कि हमला करने पर गोली से गोली का जवाब दिया जाएगा और साथ ही साथ जो बंदूक उठाएगा उसे गोली मिलेगी, जो आत्मसमर्पण करेगा उसका पुनर्वास होगा, विकास होगा। गुलाब और गोली नीति में स्पष्ट तरीके से नक्सलियों के खिलाफ कड़ा सैन्य अभियान चलाया गया। सीआरपीएफ, राज्य पुलिस, कोबरा बटालियन लगातार ऑपरेशन करती रही। हथियारबंद नक्सलियों को मार गिराना और आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना इसका मुख्य ध्येय रहा।
नक्सलियों के कैंप, हथियार डिपो और नेतृत्व को निशाना बनाना इस रणनीति का हिस्सा रहा। नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए पुनर्वास और विकास को बेहद प्राथमिकता दी गई और विकास के कार्यों के द्वारा मोबाइल टायरों की स्थापना, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, सड़कों की स्थापना के जरिए उस पूरे क्षेत्र में जहां पर विकास पहुंचा ही नहीं था वहां पर विकास और पुनर्वास दोनों को स्थान दिया गया। यानी जो सरेंडर कर रहे हैं, जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उनका पुनर्वास किया जाएगा, मुख्य धारा में वो शामिल होंगे और उस क्षेत्र का विकास किया जाएगा। आदिवासियों के लिए सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार मुहैया कराए जाएंगे। स्थानीय युवाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए अन्य प्रयास किए जाएंगे। पुनर्वास पैकेज के तहत अच्छी नौकरी और साथ ही साथ सुरक्षा का भी भरोसा लोगों को दिया गया है। यानी कि बेहद कारगर है ये नीति। और इस नीति के चलते अब जो कि पूरा का पूरा, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो अन्य क्षेत्र हो, बीजापुर हो, अबूझमाड़ का इलाका हो, वहाँ पर फॉरवर्ड पोस्ट स्थापित किए गए हैं और इन क्षेत्रों में अब सुरक्षा बल विकास और पुनर्वास की नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे नक्सलवाद सिमट चुका और कैसे 31 मार्च 2026 वो अंतिम तारीख है जब नक्सलवाद यानी लाल आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा समूचे देश से, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे अपने दो खास मेहमानों से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजीव रंजन प्रसाद जी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव रंजन प्रसाद जी, जो कि लेखक एवं वरिष्ठ समीक्षक हैं, नक्सल मामलों के जानकार हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं पीके मिश्रा जी, जो कि एक्स एडीजी हैं बीएसएफ में। दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद सर। पीके मिश्रा साहब, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, गोली और गुलाब ये नीति और अभी जिस तरीके से हमने दर्शकों को बताया कि अबूझमाड़ के उन इलाकों में फॉरवर्ड पोस्ट हमारे सुरक्षा बलों द्वारा वहां पर विकास कार्यों को अंजाम दिया जाना और वहां पर जंगल वारफेयर ट्रेनिंग कैंप की स्थापना किया जाना, और वो निर्णायक तिथि 31 मार्च 2026 जब लाल आतंकवाद के सफाए की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। कितनी बड़ी उपलब्धि इन हालिया उपलब्धियों को देखते हैं? अश्विनी जी, मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ, गोली और गुलाब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। दोनों पैरेलल चल रहे हैं ये नक्सलाइट्स के एरिया में। और ये शुरू हुआ उनका डाउनफॉल जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी और एचएम, जो ऑनरेबल एचएम है हमारे अमित शाह जी, निश्चय किए कि 31 मार्च 2026 तक हमारा देश भारत नक्सल मुक्त होगा। उसके ऊपर शुरू हुआ, मैं पहले बताऊंगा, कराईगुड़ा हिल ऑपरेशन। कराईगुड़ा हिल ऑपरेशन जब हुआ, उसने 21 दिन का ऑपरेशन चला। उन्होंने इतने नक्सलाइट्स ने सिक्योरिटी फोर्स के अगेंस्ट में इम्प्रोवाइज लगाए थे, लेकिन उसको बिना डरे उसको निकाले। 21 दिन का ऑपरेशन में 31 नक्सलाइट्स मारे गए थे। वहां से हिडमा भाग गया था। उसके बाद क्या हुआ, बासव राव को मारा गया। बासव राव मरने के साथ साथ 26 नक्सलाइट्स उनके साथ मारे गए। वो डर के मारे वेणुगोपाल जो था, जो उनका सीएम मेंबर, वो गढ़चिरौली में सरेंडर हुआ। उसके साथ शुरू हो गया सरेंडर का पॉलिसी और तांता लग गया सरेंडर का। एक साथ में तकरीबन 1 महीने के अंदर 400 से ज्यादा नक्सलाइट सरेंडर किए। और ये सरेंडर पॉलिसी जो है, पुनर्वास का योजना जो है, और पर्टिकुलरली जो मैं गुलाब के बारे में बताना चाहता हूँ, मैं वो जगह देखा था जब चिरम घाटी में ऑपरेशन हुआ था 2013 में, जब 25 कांग्रेस के कर्मी मारे गए थे इसी हिडमा के द्वारा। अब वह हिडमा मारा गया, जब 3 नवंबर को हिडमा मारा गया, तब इनका फर्स्ट पीएलजीए बटालियन फंस होगा और उनका बैकबोन टूट गया। अब मैं बताना चाहता हूँ, अभी आप देखिए, जस्ट कल जो है उनका वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर जो है कबीर, वो 10 मिलिटेंट के साथ उन्होंने बालाघाट पे सरेंडर किया, आईजी बालाघाट के सामने, जिसके ऊपर 77 लाख का बाउंड्री था। और उन्होंने वेपन देते थे, ऑटोमेटिक वेपन्स दिए। तो ये जो जगह मैंने पहले से देखा था, चिरम घाटी हो और कांकेर हो, नरसिंहपुर हो, और ये जगह मैंने गया था 2013 में, 2015 में, और अभी जब मैंने गया था, लुक एट द चेंज। वहां पर फॉरवर्डिंग ऑपरेटर बेस जो है दंडकारण्य में, अबूझमाड़ में, और वहां पर कम से कम 80 से 100 एफओबी हम उनके एरिया के अंदर घुस करके बना के रखे हैं। और हमारा जो स्ट्रेटेजी है, इंटेलिजेंस कलेक्शन करने का स्ट्रेटेजी और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन जो हो रहा है, कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन हो रहा है, और जो डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस का, और जो ट्रेनिंग जो है, जो हमारा डीआरपी और कोबरा है,
उनके लड़के जो है उस एरिया से लिए गए हैं, उनको उस एरिया में ट्रेन किया गया है। जी। तो हम टेरेन को अच्छी तरह समझते हैं। अब उनका कोई चारा नहीं है, या तो गुलाब खाने के लिए, गुलाब फूल लेने के लिए वो आए, या गुलाब फूल नहीं लेंगे तो जैसे हिडमा का हुआ वैसे सभी का वही होगा। अंजाम ये उनका तो भी होगा। प्रसिद्ध है। जी। आत्मसमर्पण वही करेंगे बात तो उनके लिए रेड कारपेट है, आत्मसमर्पण करेंगे तो उनके लिए बिल्कुल, गुलाब है, और आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो गोली से गोली का हिडमा का जवाब है। दिशा होगा, गोली जी। चले। जी। बिल्कुल सही राजीव बात। राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन जी, जिस तरीके से पीके मिश्रा साहब ने बताया कि जो रणनीति है वो बेहद कारगर तरीके से वहाँ ज़मीनी हकीकत में तब्दील हो रही है। झीरम घाटी में पूरा का पूरा नेतृत्व ही वहाँ पर राज्य सरकार के जो तत्कालीन सत्ताधारी दल था वो समाप्त हो गया था। हिडमा मारा गया, अन्य कई सारे कोर कमांडर वहाँ पर मारे गए, और अब उसमें साथ ही साथ वो स्थिति आ गई कि आए दिनों ये अखबारों में सुर्खियां रहती हैं कि 70 से ज़्यादा नक्सली, 1 दर्जन से ज़्यादा नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं। किस तरीके से पुनर्वास की भी नीति, किस तरीके से विकास की भी नीति, किस तरीके से उन समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी विकास की नीति उन क्षेत्रों में एक माइंडसेट भी चेंज कर रही। बहुत कारगर रणनीति, जिसको कि आप इस समय जो है गुलाब की जिसकी बात कर रहे थे, जहां की छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अपनी एक नई पुनर्वास नीति जो है सामने लेकर के आए वो, और इससे प्रभावित होकर के बहुत बड़ी मात्रा में लोग छत्तीसगढ़ के समक्ष भी समर्पण, छत्तीसगढ़ सरकार के समक्ष भी समर्पण करने लगे। नहीं तो आसपास के राज्यों में समर्पण अधिक हो रहे थे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिसको हम आधार इलाका या बेस एरिया कहते हैं माओइस्ट का, वो छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ में अवस्थित था। तो जब तक अबूझ उनके पास बेस एरिया था, तब तक उनकी पकड़ भी मजबूत थी, और बेस एरिया होने के कारण वो कहीं पर भी गतिविधि करते थे, लेकिन वो अपने सुरक्षित पनाहगाह में जाकर के सेटल हो जाया करते थे। जैसे ही फोर्स ने बेस एरिया को हिट किया और अबूझमाड़ नक्सल मुक्त हुआ, तो अब आप ये देखें कि उनके पास कोई भी ऐसा संरक्षित सुरक्षित क्षेत्र नहीं है जहां की वो वारदात करने के बाद जी। रह सके, सुरक्षित रह सके। तो इसके कारण क्या हुआ कि अब वो स्कैटर्ड हुए। न तो बेस एरिया झारखंड में एग्जिस्ट करता है, बिहार में एग्जिस्ट करता है, उड़ीसा में एग्जिस्ट करता है, तेलंगाना में एग्जिस्ट करता है, कहीं पर भी ऐसा जैसा अबूझमाड़ बेस एरिया था वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए अब सीधी सीधी बात है कि आमने सामने की लड़ाई में माओवादी कभी भी फोर्स के समक्ष जो है कारगर नहीं सिद्ध हुए। फोर्स के समक्ष उन्होंने आमने सामने की लड़ाई कोई नहीं जीती है। वो हमेशा गुरिल्ला वारफेयर है, छुपो, छुपकर वार करो, एम्बुश लगाओ और भाग जाओ। और जितने भी बड़ी वारदातें हुई हैं वो ऐसे ही हुए हैं जिसमें कि सुरक्षा बल किसी ना किसी तरीके से ट्रैप हुए। और जी। अब चूंकि आधार इलाका उनका पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, अब उनके पास जो है किसी भी तरीके से जो है बचने का कोई रास्ता बचा नहीं। छोटी टुकड़ियां हैं, कुछ सुकमा और उसके कोनों में कुछ टुकड़ियां ऑपरेट कर रही हैं, कुछ बीजापुर के पास ऑपरेट कर रही हैं। माड़ इलाका पूरी तरीके से लगभग खाली हो गया है। करेगुट्टा जो उनका जो है गढ़ हुआ करता था वो लगभग नेस्तनाबूद हो चुका है। तो आप ये देखें कि उनके पास जो मजबूत जो क्षेत्र थे जिसको कि फोर्टिफिकेशन करके उन्होंने रखा हुआ था, वो पूरी तरीके से खाली है। पूरी तरीके से खाली हो गया है और चारों बिल्कुल। तरफ से शिकंजा भी कस गया है। और निश्चित तौर से बार बार यही कहा जाता है कि मुख्यधारा में लोग शामिल हों, और मुख्यधारा में शामिल होकर राष्ट्र निर्माण में योगदान करें, या फिर विचारधारा छोड़कर, गोली छोड़कर मुख्यधारा समाज में। हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त है बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से लाल आतंकवाद का खात्मा, निर्णायक तिथि 31 मार्च 2026 तक। हमारे साथ दो खास मेहमान, राजीव रंजन प्रसाद जी और साथ ही साथ पीके मिश्रा जी। पीके मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर देखें तो पिछले 1 दशक की जो कार्रवाई है उसमें कार्रवाई और रणनीति दोनों की मैं बात करूंगा। किस तरीके से वेल इक्विप्ड किया गया, किस तरीके से स्पेशल बटालियन बनाई गई, किस तरीके से नक्सली जो सरेंडर हुए उनका भी एक बटालियन बनाकर उनको शामिल किया गया। अगर अपलिफ्टमेंट
ऑन बिहाफ ऑफ अगर देखें हथियार और रणनीतिक बढ़त किस तरीके से हासिल की गई पिछले 10 वर्षों में, जिसके परिणाम अब दिख रहे हैं? अश्विनी जी, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, मैं आपको अभी बता रहा था कि जिरम घाटी जब इंसिडेंट हुआ 2013 में, उसके बाद मैं वहां पर गया था देखने के लिए, और उस टाइम पे हमारा हालत क्या था, हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस का डेवलपमेंट क्या था, ट्रेनिंग क्या था, और अभी उसके बाद क्या हुआ है मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। उन हमारा हर एक तरीके से जो गवर्नमेंट का जो है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का पुनर्वास योजना और जो डेवलपमेंट, जो विकास, जो गुलाल आप बता रहे हैं, गुलाब जो बता रहे हैं, ये मेरे को देखने को मिला छत्तीसगढ़ में, वो सुकमा हो, कांकेर हो, नारायणपुर हो, सभी जगह जो है उसमें देखा ट्राइबल एरिया का डेवलपमेंट जी, हेल्थ डेवलपमेंट, हेल्थ इंस्टीट्यूशन बनाना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना, रोड कम्युनिकेशन बनाना और कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन बनाना, ये जो था इतना इसका प्रभाव पड़ा है। उसमें मोबाइल टावर, हम जब अंदर जाते थे हमारा कम्युनिकेशन नहीं होता था, और मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, जब ये रायगढ़ हिल ऑपरेशन हुआ तो उसमें हमारे 21 दिन का ऑपरेशन हुआ, जब हमारे जवान थक जाते थे, उनको चेंज ओवर करने के लिए हम हेलीबाउंड ऑपरेशन के हेलीकॉप्टर लेकर के हम उनको चेंज करते आए। तो हमने जो है टेक्निकल डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, ये बहुत बढ़ोतरी हुआ। हमारे कम्युनिकेशन जो है, ड्रोन से हमने कम्युनिकेशन किए, अब ड्रोन से कमांडर के साथ, ऑपरेशनल ग्रुप के साथ कम्युनिकेशन हुआ। और दूसरा जो इंटरस्टेट बॉर्डर जो है उसको गार्ड करने के लिए ड्रोन से नाइट विजन डिवाइस के साथ उसके ऊपर दिन और रात 24 घंटा उसके ऊपर नजर रखा गया। तो हिडमा जहां पर भागा उसको पता लग गया कि वो कहीं भाग नहीं सकता है, आखिरी वो पकड़ा गया जब वो आंध्र को भाग रहा था छत्तीसगढ़ से। तो डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स, डेवलपमेंट ऑफ हमारा जो वर्दी जो है उसका डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट ऑफ हेलमेट, डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमेटिक वेपन, डेवलपमेंट इन ट्रेनिंग, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, हर एक तरीके से हमारा डेवलपमेंट हुआ है ट्रूप्स का। और हम लोग जो कोबरा बटालियन बनाए थे, जो हमने हॉक बटालियन मध्य प्रदेश में बनाए, जो डीआरपी का ट्रेनिंग हुआ, दे आर सन ऑफ द सॉइल। तो ट्राइबल को हम लिए, वहीं पर जो ट्राइबल थे उनको ट्रेनिंग दे करके उनको हम पैरामिलिट्री फोर्स में और पुलिस में और डीआरपी में शामिल किए, क्योंकि वो सन ऑफ द सॉइल है और फील्ड वो अच्छी तरह जानते थे, और वो हमारा बहुत साहाଯ୍य किए। पर्टिकुलरली देखा गया कराईगुड़ा हिल ऑपरेशन। जी, जी। और उसके बाद में कराईगुड़ा हिल ऑपरेशन के बाद जब बासव राजू मारा गया और उसके बाद वेणुगोपाल सरेंडर किया, उसके बाद उनका जो है मैगवन नंबर 1 पीएलजे बटालियन बिल्कुल खत्म ही हो गया। उनका सभी आदमी तकरीबन सरेंडर कर चुके हैं वेपन के साथ। प्रॉब्लम है अभी हमारा सेकंड, भी उनके पास ना हथियार है, ना फंड्स है, ना ट्रेनिंग के लिए एरिया है, ना उनको इन्फॉर्मर भी मिल रहा है। ये पूरे चीज जो है उनके एरिया में हम अभी बैठे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस डोमिनेंस में हैं उन एरियाज में जहां पर कभी कभी जब उनकी उपस्थिति देखी जाती थी। राजीव रंजन प्रसाद जी, जिस तरीके से पीके मिश्रा साहब कह रहे हैं, कई तरफा रणनीति बनाई गई, और पुनर्वास नीति की आप बात कर रहे थे जो राज्य सरकार ने बनाई, उसके साथ साथ विकास की जो नीति रही, केंद्र सरकार ने मुक्त हस्त से पैसा दिया, सड़कें तकरीबन 17,589 किलोमीटर बनाई गई। मोबाइल कनेक्टिविटी के तहत लगभग अगर देखें तो पहले चरण में 4,080 करोड़ रुपए दिए गए, टावरों की स्थापना की गई, बैंकिंग सुविधा तक लोगों की पहुंच नहीं थी वो सुनिश्चित की गई। कैसे ये सब भी जो उपाय हैं वो नक्सलवाद के खात्मे में कारगर साबित हो? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि एक बात हमेशा कही जाती है कि विकास और जो जिस तरीके से हमारे जो है आदिवासी हैं उन दिनों को विरोधाभास की तरह सामने रखने का हमेशा प्रयास किया जाता रहा है। नक्सलवाद आज तक जो है बहुत बुलंदी के साथ सामने आता रहा, और बंदूक वाले नक्सलियों को जिस तरीके से कलम वाले नक्सली या जिनको हम अर्बन नक्सल्स हैं वो शेल्टर इसीलिए दे पाए क्योंकि इस तरीके के नैरेटिव कि जल जंगल जमीन की लड़ाई चल रही है ये बहुत बहुत व्यापक रहा। दरअसल क्या है कि नक्सलवाद को हमेशा एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम मान लिया गया। ये मान लिया गया कि ये उन एरियाज में एग्जिस्ट करते हैं जहां की विकास नहीं है, बल्कि ग्रास रूट प्रॉब्लम्स, ज्योग्राफी और बहुत सारी चीजें हैं, उसको हमेशा इस मामले में इग्नोर किया गया।
मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि दरअसल नक्सलवाद सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि नक्सलवाद के कारण बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आए हैं। आते हैं मैं जी। बस्तर का ही रहने वाला हूं, और बस्तर में मैंने देखा है कि जिन जिन क्षेत्रों से नक्सलवाद गायब होता जा रहा है, बाहर आ रहा है, वहां लोगों का हुजूम टूट पड़ा है। यहाँ तक कि पुअर्ती गांव में, जहां का हिड़मा रहने वाला है, वहां पर हिड़मा की मौत का के जो महिमा मंडप वाले दृश्य आए, उसके बाद ये भी फुटेजेस आपने देखे होंगे कि लोग लाइन लगा करके आधार कार्ड बना रहे हैं, राशन कार्ड बना रहे जी। हैं, मतदाता आई कार्ड बना रहे हैं। ये सब इसलिए क्योंकि जो सरकारी योजनाएं थी, जिसका लाभ माओवादियों के कारण इन ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा था, वो अब मिलने लगा है। देखिए, सरकार ने बहुत रणनीति के तहत हर 5 किलोमीटर में एक कैंप खोल करके धीरे धीरे एरिया डोमिनेशन किया, लेकिन इस एरिया डोमिनेशन के साथ सिविक एक्शन भी होता रहा कि जहां कैंप है उसके 5 किलोमीटर के एरिया में लोगों को किस तरीके से विकास के साथ जोड़ा जाए, इसके प्रयास भी सतत होते रहे हैं। तो इन प्रयासों का जो है लाभ ये हुआ कि लोग ये जान गए कि सरकार जैसे जैसे भीतर प्रवेश करेगी, वैसे वैसे विकास की धारा से वो, या मुख्य धारा से वो स्वतः ही जुड़ते चले जाएंगे। निश्चित और तौर से आज भी जी। और आज भी एक नैरेटिव बहुत तरीके से फ्लाई कर रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि जैसे ही जो है नक्सलवाद समाप्त होगा और जो है जंगल कट जाएंगे और दुनिया, दरअसल ये सारे नैरेटिव्स हैं, ये किसी भी तरीके से नक्सलवाद को जिंदा रखने के लिए फैलाए जा अलग रहे हैं। अलग तर्क गढ़े वास्तविक जाते हैं। पीके जी, मिश्रा जी, वास्तविकता ये है कि सरकार जो है इस समय पेशा कानून को लागू करने के लिए जो है प्रतिबद्ध है। उन्हीं क्षेत्रों में सरकार जो है इस समय कोशिश कर रही है कि वन अधिकार पट्टे जो है वो उन लोगों को मिल जाए जिनके कि वन अधिकार वहां पर एग्जिस्ट करते हैं। और बस्तर क्षेत्र में जो है लगातार सरकार इन दिशाओं पे काम कर रही है। जी। एकदम से जो नैरेटिव्स बन रहे हैं ना, ये नैरेटिव्स जो है हमको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हम अभी अभी नक्सलवाद से मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी, और अगर हम पीके इन मिश्रा जी, नैरेटिव्स के शिकार हो गए, जैसे हिड़मा के प्रति हुआ था, तो फिर हम ये देखेंगे कि बिल्कुल, लगातार लोग इस बात को जस्टिफाई कर देंगे कि आतंकवाद ही सही था, नक्सलवाद एक आतंकवाद है। हमको इस बात को रेखांकित करना चाहिए और उसको उन्मूलित करने के लिए, और साथ साथ में हमको जो शहरी नक्सल हैं, बिल्कुल। उनके जो नैरेटिव्स हैं, उससे भी बाज आते हुए ये देखना होगा कि उससे भी बस्तर नए पार सवेरे पाना की पड़ेगा, तरफ जा रहा है। क्योंकि जी, जी। कहीं ना कहीं विचारधारा की आड़ में अर्बन नक्सल्स भी इस पूरी बिल्कुल। गतिविधियों को बड़े सफेदपोश तरीके से अंजाम देते हैं। पीके मिश्रा जी, बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठाया राजीव रंजन जी ने। नक्सल से तो हम निपट रहे हैं, लेकिन जो अर्बन नक्सल्स हैं, जो मानसिकता है, जो विचारधारा है, बिल्कुल। और स्पष्ट तरीके से, चाहे हमारा समाज हो चाहे कोई भी समाज हो, हिंसा किसी भी समाज में जायज नहीं है। विचारधारा के नाम पर आतंकवाद, और आतंकवाद छिपाकर उसे उग्रवाद का रूप दिया जाना, कैसे आगे अर्बन नक्सल्स मानसिकता जो है उससे भी निपटने की आवश्यकता है, निर्मूल करने के लिए इस नक्सलवाद को। अश्विनी जी, बिल्कुल आपने सही बात बताई। ये जो अर्बन नक्सल्स हैं, यही है जो है माओवादी को बढ़ा रहे थे। अब देखिए, जो लेट मैच्योर वेपन बनाने का जो मशीन था, जो कराई का हिल के ऊपर पहुंचा, इतने वजनदार मशीन, वो वहां गया कैसे, कहां से आया, पेमेंट किसने किया? और आप जेएनयू का देख लीजिए, जेएनयू का हालत क्या था। हमारा इंडिया गेट के पास जो आया था, अभी भी हो रहा है, हिडमा के फेवर में प्रोसेसन हो रहा था जेएनयू। ये जो है अर्बन नक्सल हमारा बॉम्बे में है, हमारा कलकत्ता में है, हमारा कैपिटल दिल्ली में भी है, और छत्तीसगढ़ में भी। ये सब वहीं बैठ कर के उन्होंने फंडिंग करना, और उनको जो है उनका अपना जो एडवोकेट्स है उनको हेल्प करना, लॉ के मुताबिक कोर्ट में उनको हेल्प करना, ये जो है बढ़वा जाता था इनका। और वेपन्स कहाँ से आते थे? सिर्फ वो वेपन जो छीन करके हमारे सिक्योरिटी फोर्स से लेते थे, वो नहीं है। वेपन्स आता था म्यांमार के थ्रू से, चाइना के थ्रू में सप्लाई होता था, जो कि म्यांमार से और मिजोरम के थ्रू में वो पीएलए उसको सप्लाई कर रहे थे। अभी जो है ये जो अर्बन नक्सल बैठे हुए हैं, हमारा कैपिटल में बैठे हुए हैं और स्टेट कैपिटल में बैठे हैं, इनको पता लग गया इनका फंडिंग किस तरीके से वो उनको फंडिंग कर रहे हैं, उसको ब्लॉक कर दिया गया है, और उस पर भी अंकुश लगा है, वो बंद कर दिया गया है। अब जो है सिचुएशन जो है इनके ऊपर नजर रखा जाता है, जो कि जेएनयू में हुआ। मैं बड़ा ओपनली बोल रहा हूँ, जो जेएनयू में हुआ हिडमा बनने के बाद ऐसा कभी देखा नहीं गया था। इसका मतलब अर्बन नक्सल अभी भी मौजूद है, उनका पैर काटना ही पड़ेगा। ये लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, निश्चित तौर से पैर काटना पड़ेगा, और बहुत जरूरी है इनको निकालना, क्योंकि वही सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि किसी भी विचारधारा में और किसी भी सभ्य समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं होती, और किसी भी विचारधारा में अगर इसे जगह दी जाती है तो विचारधारा आतंकवाद मानी जानी चाहिए, उग्रवाद नहीं।
समय बहुत कम है, चर्चा हम जारी रखते हैं पीके मिश्रा साहब, लेकिन समय बेहद कम है। बहुत बहुत धन्यवाद पीके मिश्रा जी और साथ ही साथ राजीव रंजन प्रसाद जी। तो स्पष्ट तरीके से वो तिथि, वो समय, वो दिन मुकर्रर है 31 मार्च 2026, जब लाल आतंकवाद का खात्मा देश से हो जाएगा। लेकिन सवाल ये भी विशेषज्ञ उठाते हैं कि नक्सलवाद तो खत्म होगा, लेकिन विचारधारा के नाम पर चल रहा जो पोषण है, जो अर्बन नक्सलवाद है, जो हिंसा को जायज़ ठहराता है, जो ग्रामीणों के हकों को ख़त्म करता है, क्योंकि नक्सलवाद ने पिछले कई दशकों में ये साबित किया है कि नक्सलवाद की उपज विकास की कमी नहीं, नक्सलवाद की वजह से विकास रुकता है। तो निश्चित तौर से नक्सलवाद का तो खात्मा होगा ही। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि किस तरीके से मुख्य धारा में शामिल होकर अन्य लोग भी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते हैं। तो कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।